महिमा को नितिन के द्वारा खुद को नज़रअंदाज करने का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब दिल टूटता है तो इतनी ठोकर तो लगती ही है। वो मन ही मन खुश हुई कि कम से कम नितिन ने उसकी बात की इज्जत रख ली और इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। अच्छा, तो इसलिए भागकर ऊपर गया था? नितिन की माँ हंसते हुए बोली। वो वाली शर्ट पुरानी थी क्या जो नई पहन कर आ गया? मैं भी सोच रही थी कि अचानक से कौन सा काम याद आ गया। और नहीं तो क्या माँ, मुझे क्या पता था आज मेरे रिश्ते की बात होने वाली है। नहीं तो मैं उस हिसाब से ही तैयार होकर आया होता। अनु को देखिए, कितनी सुंदर सी साड़ी पहन रखी है। उसके आगे तो मेरी शर्ट पुरानी ही लग रही थी, इसलिए मैं बदल कर आ गया। बहुत अच्छा किया। कोई बात नहीं बेटा, महिमा की माँ बोली। सही कहा तुमने, हम लोगों को पहले से ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन क्या करें, मन में थोड़ा डर भी था कि कहीं आप लोग ये रिश्ता स्वीकार करेंगे या नहीं। इसलिए सोचा कि पहले बात चलाकर देख लें। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? अनु जैसी सुंदर लड़की हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। मुझे तो ये पहले से ही पसंद थी और अब तो नितिन ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। तो लाइए, अब इन दोनों का भी मुंह मीठा कराइए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये कहते हुए महिमा की माँ ने महिमा की तरफ इशारा किया। महिमा उनका इशारा समझकर तुरंत रसोई के अंदर चली गई और एक प्लेट में मिठाइयाँ लेकर बाहर आई। आओ बच्चों, तुम दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो जाओ, ज़रा मैं भी तो देखूं तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। ये कहती हुई नितिन की माँ ने अनु और नितिन को आमने सामने खड़ा कर दिया। अरे वाह, इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। आपने सही कहा भाभी, वास्तव में इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। लो बेटा, एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। महिमा की माँ ने नितिन के सामने मिठाई की प्लेट रखते हुए कहा। नितिन ने एक बार महिमा की तरफ देखा और प्लेट में से एक मिठाई उठाकर अनु को खिला दी। अनु ने भी शर्माते हुए एक मिठाई नितिन को खिला दी। फिर सब लोग हंसने लगे। अचानक से महिमा आगे बढ़ती हुई आई और प्लेट की मिठाई उठाते हुए बोली। वाह जी वाह, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। इस जनाब को देखो, कल तक मेरे आगे पीछे घूमते थे और आज अनु मिल गई तो मुझे मिठाई तक को नहीं पूछा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझसे काम ही क्या है, अब तो मन ही मन सोच रहे होंगे कि अनु सारा काम कर ही देगी, फिर मुझे इनकी जी हजूरी करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मुझे तुम्हारी धौंस सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत रौब जमाती थी मुझ पर। अब मेरा सारा काम आराम से हो जाएगा और वह भी बिना किसी की जी हजूरी किए। नितिन ने हंसते हुए कहा। बल्कि अब तो मैं खुद अनु पर रौब जमाऊंगा। बिल्कुल नहीं, इस गलतफहमी में मत रहना। मैं यहीं हूँ और अनु, तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कैसे डांट डपट कर रहना रखना है वो मैं बताऊंगी। लो, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अरे अब तो कम से कम प्यार से रहो, तुम लोग जीजा साली बनने वाले हो। महिमा की माँ ने हंसते हुए कहा। रहने दीजिए बहन जी, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, मुझे तो इनकी नोक-झोंक की इतनी आदत पड़ गई है कि जिस दिन इनके लड़ने की आवाज़ कानों में ना आए, लगता है घर में कुछ खोया खोया सा है। नितिन की माँ ने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अनु की माँ आगे बढ़कर आई और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आप लोगों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, मेरी बेटी को स्वीकार कर लिया। आप नहीं जानते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। मेरी बेटी को स्वीकार करके आप लोगों ने इस विधवा माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। अब मैं चैन से जी सकूंगी। अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अनु जैसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप हमें अपनी बेटी दे रही हैं। नितिन की माँ ने आगे बढ़कर उनके हाथों को पकड़ते हुए कहा। नहीं भाभी जी, मेरी बहन सही कह रही है। इस रिश्ते को स्वीकार करके आप लोगों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब आप भी शुरू हो गए बाबू साहब। ओम प्रकाश बाबू ने आगे बढ़कर शेखर बाबू को गले लगाते हुए कहा। कम से कम आप तो ऐसा ना कहिए, आप तो इतने बड़े विद्वान खुद हैं। आपको पता है कि कौन किस पर एहसान कर रहा है। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। अनु को हमें देकर आपने हमारी ज़िंदगी में बेटी की कमी को पूरा कर दिया। एहसान तो हमें आपका मानना चाहिए। शेखर बाबू ने ओम प्रकाश बाबू की बातों को सुनकर उन्हें गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब जल्दी से जल्दी पंडित जी से दिन पूछकर शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हम लोग अनु को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी ज़रूर, मैं भी नितिन को अपने दामाद के रूप में देखने के लिए बेचैन हूँ, शेखर जी ने नितिन को अपने गले लगाते हुए कहा। उनके ऐसा कहने पर नितिन ने एक बार नज़र उठाकर महिमा की तरफ देखा। महिमा भी उसकी तरफ ही देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर ना जाने क्या सोचकर उन दोनों ने अपनी नज़रें नीची कर ली। महिमा के दिल में एक हुक सी उठी। आज पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने नितिन को खो दिया। अभी तक तो उसे लगता था कि नितिन के साथ विवाह नहीं करने से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तक उसके दिल में अपने माँ बाप की इज्जत सबसे ऊपर थी।
लेकिन आज जब अपने पिता के मुंह से नितिन के लिए दामाद शब्द सुना तो उसका दिल दुखी हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को समझाया, नहीं महिमा, अब तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती, तुझे अपने आप को मजबूत करना होगा, क्योंकि अगर तू कमज़ोर पड़ गई तो फिर सब किया धरा बेकार हो जाएगा। अब ना सिर्फ तू अपने माता पिता की नज़रों से गिर जाएगी, बल्कि नितिन भी तुझे नापसंद कर सकता है, क्योंकि जिस माँ बाप की इज्जत की दुहाई देकर तुमने उसे विवाह के लिए तैयार किया है, उसकी नज़रों में वो कम हो जाएगा। महिमा ने तुरंत ही नितिन के प्यार के ख्याल को अपने दिल से झटक दिया और अनु की तरफ बढ़ चली और उसे गले लगाते हुए बोली, तुझे आने वाले नए जीवन की बहुत बहुत बधाई हो अनु। भगवान करे तेरी झोली में जमाने भर की खुशियाँ आ जाएं। अनु ने भी खुश होकर महिमा को गले लगा लिया और रोने लगी। उसे रोता देखकर उसकी आंखें नम हो गई। मौके की नज़ाकत को देखते हुए महिमा हंसते हुए बोली, अरे बस कर बहन, कुछ आंसू विदाई के लिए भी रख ले। माना कि बारात बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आ रही है, लेकिन तू मेरी बहन से किसी की पत्नी तो बनने वाली है। ये सुनकर अनु हंसने लगी और उसके साथ साथ सभी लोग हंसने लगे। शेखर बाबू ने जल्दी ही पंडित जी से बात करके शादी का दिन भी निकलवा लिया। उस दिन तो अनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। अभी तक नितिन का प्यार उसके लिए सिर्फ ख्यालों में ही था, लेकिन अब तो उनके विवाह का दिन भी तय हो गया था। उसके कदम तो ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। महिमा भी अपनी बहन की खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शादी की पूरी तैयारी में वो शामिल थी। अनु को कब कौन सी ड्रेस पहननी है, इन सब का चुनाव महिमा ही कर रही थी। शेखर बाबू और उनकी पत्नी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। जब वो लोग महिमा को बढ़ चढ़कर शादी की तैयारियों में भाग लेते देखते तो उनके दिल से वो दुख जाता रहा कि काश की नितिन की शादी महिमा से हो पाती, बल्कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता, क्योंकि महिमा ने आधा भार अपने सिर पर ले रखा था। अपने दिल में दर्द को छुपाए महिमा खुशी खुशी सारा काम किए जा रही थी। आते जाते जब भी उसकी नज़र नितिन से मिल जाती तो दोनों कुछ देर के लिए बेचैन हो जाते। नितिन कितनी ही बार महिमा से ये बात कह चुका था कि तुमने गलत किया, तुमने मुझे भी अपनी कसम देकर रोक दिया और ख़ुद भी हमारे बारे में किसी से बात नहीं की। तुम्हें एक बार अपने माता पिता से हमारे रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन फिर महिमा उसे आश्वस्त करती और कहती, नहीं नितिन, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारी नियति में यही लिखा था, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार यहीं तक था, यही भगवान की मर्जी है। अब जो हो रहा है उसे स्वीकार करो पूरे मन से, दिल से। तुम्हारी किस्मत अनु के साथ जुड़ी हुई है, अब अनु ही तुम्हारा भविष्य है। तुम मुझे भूल जाओ नितिन, पुरानी बातों को भूल जाना ही सही होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अनु को पूरे दिल से स्वीकार करो। कई बार तो उसे नितिन को समझाना भी पड़ता और कितनी बार वो उसके लिए नितिन से माफ़ी भी मांग चुकी थी, क्योंकि उसने नितिन की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख लिया था। शादी तय होने के बाद तक नितिन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो पाया था। उसे ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसकी शादी महिमा से नहीं अनु से हो रही है। कई बार उसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर अपने माता पिता से सारी बात बता दे, लेकिन फिर एक अनजाना सा डर उसके कदमों को रोक लेता, क्योंकि अब बात हाथ से निकल चुकी थी। अब अगर वो इस शादी से इनकार करता तो ना सिर्फ उसके माँ बाप की बेइज्जती होती, बल्कि हो सकता था अनु के दिल पर भी गहरी चोट लगती। फिर आस पड़ोस, मोहल्ले, रिश्तेदार, हर जगह उन लोगों की बेइज्जती हो सकती थी। यही कारण था कि नितिन अब महिमा से चुप रहकर अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहा था। आते जाते जब भी उसकी नज़र महिमा से मिलती वो उसे देखकर पलट जाता। महिमा भी उसके दिल के हाल को अच्छे से समझ रही थी और वो उसके सामने जाने से बचती ही थी। धीरे धीरे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था। एक और जहां अनु बहुत खुश थी, वहीं नितिन का दिल बैठा जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो अनु को दिल से अपना पाएगा? अजीब से सवाल उसके मन को बेचैन करते रहते। अनु जब भी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती, वो बस हल्के से मुस्कुरा देता और उसके सामने से हट जाता। अनु के लिए तो नितिन की एक मुस्कुराहट ही काफ़ी थी, लेकिन महिमा उसके दिल के हाल को अच्छे से समझ रही थी। वो जान रही थी कि नितिन किन हालातों से गुजर रहा है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक बार गुजरा हुआ पल वापस नहीं आ सकता। बस जो प्रत्यक्ष है उसी में इंसान को आगे बढ़ना होता है। महिमा भी यही कर रही थी। धीरे धीरे नितिन की शादी का दिन भी आ गया। हल्दी, मेहंदी, सारी रस्में एक ही घर में हुई। महिमा कभी दौड़कर नितिन के पास जाती तो कभी अनु के पास। वक्त धीरे धीरे हर घाव को भर देता है, लेकिन वक्त अभी भी नितिन के घाव को नहीं भर पाया था। अभी भी जब कभी महिमा उसके सामने आ जाती उसका मन बेचैन हो जाता और वो महिमा को देखने लगता। एक तरफ उसकी आंखों में गुस्सा भी था तो दूसरी तरफ शिकायत भी। एक तरफ उसकी आंखों में महिमा के लिए प्यार भी था तो दूसरी तरफ उसके प्यार को ना पाने का मलाल भी। नितिन कभी कभी सोचता कि नहीं, मैंने गलती कर दी, मुझे महिमा की बात नहीं माननी चाहिए थी। क्यों, आखिर क्यों मैं उसकी बातों में आ गया? क्यों मैंने अनु से शादी करना स्वीकार कर लिया? और हर क्यों के साथ साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जाती जितना ही वो अपने आप से एक सवाल पूछता,
उतने ही अपने सवालों के भंवर जाल में उलझता जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। घबराकर वो उठकर छत पर चला आया। नीचे भीड़ भाड़ से दूर उसे छत के एकांत में थोड़ा सा सुकून मिला। इसी छत पर उसकी और महिमा की ना जाने कितनी यादें जुड़ी हुई थी। ये छत ही उनके बचपन बड़े दिनों की गवाह थी, और जब बचपन से निकलकर वो बड़े हो गए तो यही छत उनके एकांत में मिलने की सबसे सुकून भरी जगह थी। घर वाले जब उन्हें खोजते हुए परेशान हो जाते तो सबको पता था कि वो दोनों छत पर ही मिलेंगे। इसी छत पर उन्होंने अपने बचपन के खेल में कितनी बार लड़ाई भी की, और इसी छत पर उन दोनों ने अपने प्यार के सपने भी सजाए। ये छत नितिन को सुकून दे रही थी। नीचे सब लोग नितिन को हल्दी लगाने के लिए खोज रहे थे, और वो वहाँ से गायब था। उसकी माँ, उसकी रिश्तेदार सब परेशान थे। अचानक महिमा पर नज़र पड़ते ही नितिन की माँ बोली, अरे महिमा, तुमने नितिन को देखा क्या? हम काफ़ी देर से उसे खोज रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। हल्दी लगाने में देर हो रही है, अभी और भी बहुत सी रस्में करनी है। महिमा कुछ सोचते हुए बोली, मुझे पता है वो कहाँ होगा, आप लोग रस्म की तैयारी करिए, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये कहते हुए महिमा तेजी से भागती हुई छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। नितिन छत पर अकेला बैठा अपने ख्यालों में मगन था। अचानक ही किसी के कदमों की आहट पाकर वो थोड़ा सचेत हुआ, लेकिन जब तक वो अपने आंसुओं को पोंछकर अपने को नॉर्मल करता हुआ पलटा, महिमा उसके सामने खड़ी थी। महिमा ने उसे अपने आंसुओं को छुपाते देख लिया था। उसकी हालत देखकर एक बार उसे कष्ट तो हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को संयत करते हुए बोली, ये क्या है नितिन, वहाँ नीचे सब लोग तुम्हें हल्दी लगाने के लिए खोज रहे हैं और तुम यहाँ बैठकर लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो। अरे तुम्हारी विदाई थोड़ी ही हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत पत्नी आने वाली है, और तुम हो कि लड़कियों की तरह दुख में डूबे हुए हो। लड़के भी कभी रोते हैं क्या? सही कहा तुमने महिमा, लड़के नहीं रोते, और इसी बात का फ़ायदा सब लोग उठाते हैं। अरे हमारा क्या है, हमें तो दर्द होता नहीं। हमारा तो कोई दिल नहीं है ना, हमारे कोई जज्बात नहीं है। हम तो बस पत्थर के बने हुए इंसान हैं, जिसका जब दिल किया दिल लगाया, और जब दिल किया ठुकरा दिया। नितिन की ये बातें महिमा के दिल में तीर की तरह तो चुभती चली गई। उसका दिल किया कि अभी ज़ोर से रो पड़े, लेकिन फिर उसने अपने आप को संयत करते हुए कहा, नितिन अब बस भी करो, अब इन सब बातों के लिए समय नहीं है। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, तो व्यर्थ ही उसे लाने के प्रयास क्यों कर रहे हो? क्यों अपने दिल को भी दुख की आग में जला रहे हो, और मेरे दिल को भी? गलत कह रही हो तुम महिमा, ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। तुमने मेरे दिल, मेरे जज्बात के साथ खेला है। मैं तो सच्चे दिल से तुम्हें ही प्यार करता रहा, मगर तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और उसे अपनी बहन को दान कर दिया। नितिन, आखिर कब तक तुम इसी बात के लिए मुझे ताना मारते रहोगे? आखिर कब तक तुम उसी प्यार के लिए इतना परेशान रहोगे? तुम इस सच को मान लो कि मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, और अब तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी। तुम जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लोगे, उतना ही तुम्हारे लिए और तुम्हारे विवाहित जीवन के लिए अच्छा रहेगा। सही कहा तुमने महिमा, किनारे बैठकर तैरने की बात करना बहुत आसान है। कभी एक बार इस आग में उतर कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तुम तो शायद मेरे प्यार को अपने दिल से भुला भी चुकी हो, तभी तो इतनी खुश हो। नहीं नितिन, प्यार कोई कहानी नहीं कि उसे पढ़कर भुला दिया जाए। लेकिन कभी कभी हमें जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें हम पुरानी यादों को अपने दिल से निकालना ही पड़ता है। अगर तुम मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए तो तुम अनु को अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भुला दो और अपने नए जीवन में प्रवेश करो। मैं जानता हूँ महिमा, लेकिन तुम ही सोचो, हमने कितने सपने देखे थे अपने नए जीवन के लिए, और अब तुम अपने कदम पीछे खींचकर मुझे उस रास्ते पर अकेले जाने को कह रही हो। नहीं नितिन, अकेले नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारा हमसफ़र बनकर तुम्हें प्यार करने के लिए अनु भी तो है। नितिन, मुझे भूलकर अनु को अपना लो, सबका जीवन सुखी हो जाएगा। सबका? आज भी तुम सबकी ही बात कर रही हो महिमा, कभी मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो। तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों का कैसे सामना करूँगा? प्लीज़ नितिन, अब बार बार पुराने दिनों को याद करके अपने मन को दुखी मत करो। पुराना दिन हमारी यादों की तरह पुराना हो चुका है, और जो बीत जाता है उसे भुलाकर हमें नए रास्ते पर कदम बढ़ाने चाहिए। अब नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा हल्दी पर इंतज़ार कर रहे हैं। नितिन ने एक बार महिमा की तरफ नज़र उठाकर देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। नितिन समझ गया कि महिमा जानबूझकर अपनी आंखों की शून्यता दिखाकर उसके दिल को खुश करने का प्रयास कर रही है। वो बोला, ठीक है तुम चलो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में क्यों, मेरे साथ ही चलो ना। वैसे भी मुझे छत पर आए काफ़ी देर हो चुकी है, नीचे सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। महिमा थोड़ा परेशान होते हुए बोली, मैंने कहा ना महिमा, तुम नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और ये कहते हुए नितिन उसके विपरीत दिशा में पलटकर खड़ा हो गया।
महिमा ने एक बार उसकी तरफ देखा। नितिन की पीठ उसकी तरफ थी। वो समझ गई कि नितिन का दिल बहुत बेचैन है। वो उससे काफ़ी नाराज़ है। इस समय यहाँ से चले जाना ही सही होगा। नितिन के दिल का हाल सोचकर उसकी आंखें भर आई। दिल तो उसका भी बहुत उदास था, लेकिन वो क्या करती। वक्त ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि किसी न किसी का दिल तो टूटना ही था। अगर वो नितिन की बात मानकर अपने माता पिता से खुद की शादी की बात करती तो उसके माता पिता बहुत दुखी हो जाते और शायद उसे खुदगर्ज भी समझते, जो अपनी बहन का बसता हुआ घर उजाड़ने पर तुली हुई है। और बात नहीं करने पर नितिन का दिल टूट रहा था। नहीं, मैं खुदगर्ज नहीं हो सकती। किसी और के परेशान होने से अच्छा है कि मेरा ही दिल टूटे। मुझे माफ़ कर देना नितिन, तुम्हारे दिल के दुखी होने का कारण मैं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। फिर वो नितिन की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा मैं नीचे चलती हूँ, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। और ये कहते हुए वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए नीचे आ गई। नीचे आते ही नितिन की माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तू तो नितिन को लेने गई थी ना, फिर अकेले ही आ गई। नहीं आंटी, वो आ रहा है। दरअसल वो बाथरूम गया हुआ था। मैंने भी 3-4 बार आवाज़ लगाई, तब धीरे से बोला कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अभी से इतना घबरा रहा है, जब शादी हो जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। अचानक ही बगल की एक आंटी ने मजाक करते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। उसी समय नितिन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था। जब उसने अपने लिए मजाक की बातें सुनी तो उसे भी हंसी आ गई और वो महिमा की तरफ देखते हुए बोला, बस यही कहना बाकी रह गया था, और कोई बहाना नहीं बना सकती थी। सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हो। महिमा ने हंसते हुए कहा, शादी के दिन तुम दिन में 10-10 बार बाथरूम जाओगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। अरे शादी ही हो रही है ना, कोई उम्र कैद की सज़ा थोड़ी ही हो रही है जो इतना घबरा रहे हो। शादी उम्र कैद की सज़ा ही है बेटा। तू क्या जाने, जब तेरी शादी होगी तब पता चलेगा। हटो, सब लोग मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। अचानक ही महिमा की माँ वहाँ आई और नितिन के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, हाँ भाई, अब हमें कौन पूछेगा, अब तो आज दूल्हे राजा को ही पूछेंगे। महिमा हंसते हुए बोली। उसके ऐसा कहने पर नितिन ने एक बार पलटकर उसकी तरफ देखा। महिमा उसे ही देख रही थी, लेकिन नितिन की पथराई आंखें देखकर उसके मन में एक हुक सी उठी। ओ, ये मैं क्या बोल गई, उसने मन ही मन कहा और फिर खामोश हो गई। नितिन चुपचाप आकर मंडप के नीचे बैठ गया और सारी औरतें उसे हल्दी लगाने लगी। हल्दी लगाने के साथ साथ वे सब लोकगीत भी गाती जा रही थी, जिसकी मधुर आवाज़ अनु के कानों तक जा रही थी और वो मन ही मन खुशी से खिलती जा रही थी। कितनी बार उसका दिल किया कि चुपके से आकर नितिन को देख ले, लेकिन सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के चलते वो बाहर नहीं आई। जब नितिन की हल्दी की रस्म पूरी हो गई तो महिमा की माँ ने कहा, चलो सभी लोग दुल्हन को भी हल्दी लगा देते हैं, उसके बाद आगे की रस्में शुरू होंगी। नितिन चुपचाप एक और हटकर खड़ा हो गया। महिमा की माँ ने कहा, बेटा जा अनु को लेकर आ। ठीक है माँ, कहती हुई महिमा अपने कमरे की तरफ बढ़ चली। थोड़ी देर में अनु और महिमा बाहर आए। अनु ने थोड़ा सा घूंघट कर रखा था। नितिन उन दोनों की तरफ देखे चला जा रहा था। अचानक ही उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा तुम जाओ यहाँ से, दुल्हन को हल्दी लगेगी। शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखते हैं। क्या करें, दुल्हन को देखे बिना दूल्हे राजा का जी मानता ही नहीं। अचानक उनकी एक रिश्तेदार बोली, जिसकी बातें सुनकर सभी औरतें हंस पड़ी। नितिन झेंप कर ऊपर चला गया। दोनों ही घरों में पूरा मजमा लगा हुआ था। नितिन की माँ और महिमा की माँ, उनके कदम तो एक जगह टिकी नहीं रहे थे। कभी भागकर दूल्हे के पास जाती तो कभी दुल्हन के। कभी दूल्हे के लिए कपड़े तैयार करती और कभी दुल्हन का साज सामान देख रही थी। उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। जहाँ एक और शादी की भीड़ भाड़ थी, वहीं अपने बच्चों के नवजीवन को लेकर उनके मन में उत्सुकता भी थी। कहीं कोई कमी न रह जाए, वो इसी चिंता में परेशान रहती थी। अनु की माँ के तो जैसे आंखों से नींद ही उड़ गई थी। सब लोग उन्हें कितना कहते, अरे दीदी आप आराम करो, ये सारी चिंताएं देखने के लिए तो हम लोग हैं ही। लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर रखे इधर उधर दौड़ती रहती। किसको चाय पानी देना है, किसको खाना मिला नहीं मिला, ये सारी जिम्मेदारी तो महिमा ने अपने सिर पर ले ली थी। लेकिन फिर भी शादी की तैयारियों में 50 और काम होते हैं, जिनको करते करते कब 2 दिन निकल गए और हल्दी के बाद मेहंदी और फिर शादी वाला दिन भी आ गया। या उन लोगों को पता ही नहीं चला। सुबह से शाम ऐसे ही बीत जाती थी, जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ता जा रहा हो। पर इस एक एक पल को काटना किसी के लिए मुश्किल था, तो वो था नितिन। वो तो सोच रहा था कि ये वक्त जितना लंबा खिंच जाए उतना ही अच्छा है। पता नहीं क्यों उसे लगता जैसे अभी भी वो कोई सपना ही देख रहा है। कभी कभी उसे लगता कि जैसे अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है कि उसकी शादी महिमा से हो जाए। नितिन अपनी ही बातों की उधेड़-बुन में लगा हुआ मन ही मन कुछ सोचता रहता। महिमा के सिवा और किसी का भी नितिन की खामोशी की तरफ ध्यान नहीं गया। फिर जाता भी तो क्यों, सबको तो यही लग रहा था कि नितिन भी शादी से खुश है। क्योंकि जिस तरह नितिन अनु और उसकी माँ का ख्याल रखता था, उसके इस शादी से खुश नहीं होने की कोई वजह ही नहीं थी। उसकी खामोशी को सब लोग उसकी शालीनता समझ रहे थे।
लेकिन महिमा से उसके दिल का हाल छुपा नहीं था। वो जानती थी कि नितिन के दिल पर क्या गुजर रही है, उसके मन में कौन सा तूफान मचा हुआ है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो खामोश बनी रहती, क्योंकि ये तूफान अगर बवंडर का रूप ले लेता तो फिर इस पूरे परिवार की, इस घर की नींव को हिलाकर रख देता। इसलिए वो चुपचाप नितिन के सामने से हट जाती। वो नहीं चाहती थी कि आज शादी के दिन इस घर में किसी भी तरह का कोई हंगामा हो। नितिन के लिए एक एक पल काटना कितना मुश्किल था, ये महिमा ही जानती थी। लेकिन क्या उसे अपने प्यार को किसी और के हाथों में सौंपते हुए खुशी हो रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी तो एक छल ही कर रही थी, अपने आप से छल। वो जानबूझकर घर के कामों में और शादी के रस्मों में अपने आप को फंसाए रखती, ताकि उससे ज़्यादा नितिन की याद ना आए। कितनी बार उसकी और नितिन की नज़रें मिलती, लेकिन वो चुपचाप अपनी नज़र नीचे करके उसके सामने से हट जाती। वो नहीं चाहती थी कि नितिन कमज़ोर पड़ जाए, या वो खुद, क्योंकि दूसरों को संभालना आसान होता है, उनको दिलासा देने के लिए हमारे पास हज़ारों शब्द होते हैं, लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल होता है। आज महिमा खुद को समझा रही थी। वो हर पल खुद को मजबूत करती जा रही थी कि नहीं, अब मुझे नितिन का मोह छोड़ना ही होगा। अब तुझे अपने इस दिल से नितिन का प्यार निकालना ही होगा, क्योंकि नितिन अब किसी दूसरे का होने वाला है। अगर अब भी तू उससे प्यार करेगी तो ये तेरे लिए पाप होगा। वो चुपचाप हर रस्म बस निभाती जा रही थी। नितिन के जूते चुराने से लेकर उसके कान खींचने तक की सारी रस्म वो हंसते खेलते निभा गई। लेकिन जब फेरों के बाद सिंदूर दान का समय आया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह चले और वो एकटक नितिन को देखती ही रह गई। ये पल महिमा और नितिन के लिए इतना कठिन होगा, इसका उन दोनों को अंदाज़ा नहीं था। ना तो नितिन के हाथ उठ रहे थे और ना महिमा के आंसू रुक रहे थे। सभी औरतें मंगल गीत गा रही थी और सब उस पल की प्रतीक्षा में थे जब नितिन अपने हाथों से अनु की मांग भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। खुद घूंघट के अंदर से अनु भी उसी पल की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब नितिन के कोमल हाथों का स्पर्श उसके माथे पर आएगा, कब वो अपने हाथों से उसकी मांग भरेगा और कब वो उसकी पत्नी बन जाएगी। अनु का दिल जोरों से धड़क रहा था। हर पल खुद को नितिन की पत्नी के रूप में सोचने का ख्याल भी उसे रोमांचित कर रहा था। लेकिन नितिन बुत बना खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी वो अनु के माथे की तरफ देखता और कभी महिमा के बहते आंसुओं की तरफ। उसके हाथ मानो जड़ हो गए थे। उसे चुपचाप खड़ा देखकर अचानक उसकी माँ हंसते हुए बोली, अरे बेटा, क्या हुआ? सिंदूरदान की रस्म निभाओ, कब तक खड़े रहोगे? सब लोग इस रस्म अदायगी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नितिन को तो जैसे कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस एकटक महिमा को देखे जा रहा था। अचानक ही पड़ोस की एक महिला ने शरारत करते हुए कहा, अरे दूल्हा तो बहुत चालाक है, दुल्हन सामने बैठी है और साली को देखे जा रहा है। क्या साली से भी शादी करा दी जाए क्या? उस पड़ोसी की बात सुनकर आसपास की सारी महिलाएं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, एक से भले दो, साली भी मिल जाएगी और घरवाली भी। वैसे भी साली तो आधी घरवाली ही होती है। सही कहा तुमने बहन, मुझे तो लगता है दूल्हे को खिचड़ी खाने में साली ही देनी पड़ जाएगी। अचानक नितिन की माँ बोली, क्या करें, साली इतनी खूबसूरत है कि किसी का भी दिल मचल जाए। उनकी बात सुनकर महिमा झेप गई और बोली, अच्छा, इनके चाहने से क्या होता है? मैं ऐसे ही किसी से शादी थोड़ी ही कर लूँगी। ज़रा मुझे देखिए और इन्हें देखिए, और फिर मेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या जो मैं इनसे शादी करूंगी? देखो तो ज़रा, खुद लगन मंडप में बैठे हैं और साली को घूरे जा रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। लो भाई, अब बोलो दूल्हे राजा, अब क्या होगा? साली तो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो तुम्हारे घूरने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो कम से कम दुल्हन को सिंदूर डाल दो। महिमा की बात सुनकर सारी महिलाएं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब तो नितिन भी झेंप गया। उसने एक बार फिर महिमा की तरफ देखा। महिमा ने उसे सिंदूर डालने का इशारा किया। नितिन ने अनु की तरफ देखा, जो सारी महिलाओं की बातों से विचलित होकर उसे आश्चर्य से देख रही थी और जो कब से उसके सिंदूर डालने का इंतजार कर रही थी। नितिन ने अनु के दिल के हाल को समझते हुए उसे आंखों से आश्वस्त किया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा सिंदूर उठाया और अनु की मांग भर दी। महिमा ने एक गहरी सांस ली। एक हुक सी उसके दिल में उठी और फिर वो दबती चली गई। शायद यही हाल नितिन का भी था। आज उसके बचपन के प्यार का शायद अंत हो गया था। सिंदूर पड़ने के साथ ही नितिन और अनु के लिए बधाइयों का तांता शुरू हो गया। दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे और सब उनके उज्जवल भविष्य के लिए हजारों दुआएं दे रहे थे। अनु का दिल खुशी से झूम रहा था। उसकी माँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसके मन की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई थी। जब से अनु का जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक उन्होंने अनु को लेकर जो भी सपने देखे थे वो सब पूरे हो गए थे। उनके दिल में एक गहरा संतोष था। बस आज उन्हें अनु के पिता की कमी बहुत खल रही थी। कितना अच्छा रहा होता अगर वो भी अपनी बेटी को दुल्हन बने हुए देखते तो। बार बार अपने पति को याद कर उनकी आंखें भीग जाती थी। अचानक उनकी भाभी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
क्या हुआ दीदी? नहीं कुछ नहीं, बस इसके पिताजी को याद करके आंखें भर आई। आज अगर वो जिंदा होते तो कितना खुश होते। हाँ सच ये बात तो है, एक बेटी की डोली उठते देखना एक पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। नंदोई जी की अचानक मौत का हम सबको गहरा अफसोस है। कभी सोचा भी नहीं था कि अनु को ऐसे बिना उनके पिता के आशीर्वाद के विदा करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, हमारी नियति में यही लिखा था। अब उसे सोचकर रोने की बजाय अपने बेटी के आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। ये देखो कि अनु कितनी खुश है और कितना अच्छा पति मिला है उसे। फिर अभी तो हमारे पास रोने का बिल्कुल समय नहीं है, अभी तो शादी हुई है, अभी विदाई की रस्म भी करनी है। जानती हूँ भाभी, वही सोचकर तो कलेजा फटा जा रहा है। अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर कैसे करूं। उधर अनु का हाल भी बेहाल था। जब से उसे पता चला था कि शादी के बाद नितिन और उसके माता पिता उसे लेकर अपने गांव वाले घर में चले जाएंगे, वो यही सोचकर बेजार हुई जा रही थी कि अपनी माँ से दूर कैसे रहेगी। उसके तो मन में था कि शादी के बाद यहीं रहेगी तो सास ससुर की भी सेवा होती रहेगी और माँ की भी देखभाल करती रहेगी। लेकिन शादी के बाद ओम प्रकाश बाबू ने यहाँ रहने से मना कर दिया, क्योंकि उनका विचार अपनी जगह सही था। एक ही घर में ससुराल और मायका कैसे हो सकता है, और फिर वो तो यहाँ किराएदार थे, इसलिए अब उनका यहाँ से चले जाना ही सही था। शेखर बाबू उनकी बात से सहमत थे, क्योंकि उनकी बात तर्कसंगत थी। जमाने की रीत के हिसाब से वो सही थे, लेकिन उन दोनों का आपसी जो रिश्ता था उस हिसाब से शेखर बाबू को ये बात हजम नहीं हो रही थी। क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि नितिन शादी के बाद यहीं रहेगा, उन लोगों के कहीं और जाने का ख्याल तो कभी उनके दिल में आया ही नहीं था। लेकिन आज ओम प्रकाश बाबू की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्हें अपने कारोबार की भी चिंता थी, क्योंकि नितिन ने तो उनका आधा कारोबार संभाल रखा था। अगर नितिन चला जाता तो फिर उनके कारोबार की देखभाल कौन करता। शेखर बाबू ने अपनी बात ओम प्रकाश बाबू के सामने रखते हुए कहा, देखिए भाई साहब, मेरा कोई बेटा तो है नहीं, ले देकर ये दोनों बेटियां ही हैं, और नितिन को मैंने कभी भी पराया नहीं समझा। लेकिन अनु की स्थिति को देखते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। नितिन मेरे पूरे कारोबार की देखभाल करता है, और अब मैं दिन पर दिन बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि नितिन इस कारोबार की जिम्मेदारी ले ले और आप सब यहीं रह जाएं। फिर गांव का क्या है, जब जाना हो चले जाइएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन आप सब पहले की तरह यहीं रुक जाइए, क्योंकि अभी अनु अपने पिता की जुदाई के दर्द से उबर नहीं पाई है, और अब अगर माँ से भी अलग होना पड़ेगा तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ओम प्रकाश बाबू उनकी बात को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत उलझन थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि एक ही घर में रहकर रिश्तेदारी नहीं निभ पाएगी। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने यह निर्णय किया कि ठीक है, नितिन और अनु यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ गांव आता जाता रहूँगा। इस तरह आपके कारोबार की देखभाल भी होती रहेगी और अनु अपनी माँ की भी देखभाल कर सकेगी, और सब खुश भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक कि महिमा की शादी नहीं हो जाती। शेखर बाबू उनकी बात को इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी बात की इज्जत रख ली और नितिन और अनु को यहीं रहने दिया। वैसे तो मेरा दिल यही चाहता है कि आप लोग कभी भी यहाँ से ना जाएं, लेकिन आप कुछ दिनों के लिए गांव घूमना चाहें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। ओम प्रकाश बाबू ने आगे बढ़कर उनके दोनों हाथों को थाम लिया और बोले, ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, आपने ना सिर्फ अपनी बेटी दी बल्कि मेरे बेटे को भी रोज़गार पर लगा दिया, और अब हमें भी अपने यहाँ रखने की गुजारिश कर रहे हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने इतना कह दिया वही बहुत है, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ दिनों के लिए गाँव जाऊँगा। नितिन अजीब कश्मकश में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में महिमा से दूर होने की उलझन भी थी और उसके पास रहने की बेचैनी भी। अगर वह अपने माता पिता की बात मानकर यहाँ से चला जाता है तो फिर उसे महिमा से दूर होना पड़ेगा, और अगर नहीं जाता है तो फिर महिमा के रहते वो अनु को अपनी पत्नी का दर्जा कैसे दे पाएगा। नितिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना तो वो महिमा को भुला पा रहा था और ना अनु को अपना पा रहा था। इस बेचैनी से मुक्त होने के लिए जब उसे कोई भी उपाय नहीं समझ में आया तो उसने अपने माता पिता को गांव छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि इसी बहाने वो अपनी दुविधा से बच जाता। और सच्चाई भी यही थी, वो स्थिति का सामना करने से घबरा रहा था। अनु नितिन से दूर नहीं होना चाहती थी, उसका मन नहीं था कि नितिन उसे छोड़कर जाए, क्योंकि स्थिति भी ऐसी ही थी। भला कोई भी इंसान अपनी नई ब्याहता पत्नी को छोड़कर जाता है, लेकिन मन ना होने के बावजूद भी उसे रोक नहीं सकी, क्योंकि वो कैसे कहती कि माता पिता को अकेले जाने दो। वो ये भी नहीं कह सकती थी कि यहाँ वो अकेली रह जाएगी, क्योंकि यहाँ तो उसका पूरा परिवार उसके पास था। जाने से पहले ओम प्रकाश बाबू ने अनु के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बेटा हम दोनों गांव जा रहे हैं, वहाँ कुलदेवी की पूजा भी करनी है। नितिन 1-2 दिन में वापस आ जाएगा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। अनु ने हाँ में सिर हिला दिया, जबकि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी।
नितिन जल्दी जल्दी उन लोगों का सामान टैक्सी में रख रहा था। सामान रखने के बाद ओम प्रकाश बाबू और उनकी पत्नी ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, अच्छा अब हम लोग चलते हैं, कुछ दिन गांव का हवा पानी लेकर फिर जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग अपना और मेरी बहू का ख्याल रखिएगा। शेखर बाबू, उनकी बहन तथा उनकी पत्नी सबने हाथ जोड़कर उन लोगों का अभिवादन किया। फिर वो लोग जाकर टैक्सी में बैठ गए। जाने से पहले नितिन ने एक बार अनु की तरफ देखा और फिर महिमा की तरफ, और फिर चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। अनु वहीं खड़ी उन लोगों को जाते देखती रह गई जब तक कि उनकी टैक्सी गली के कोने से मुड़ नहीं गई। उसकी नज़रें नितिन की तरफ थी, लेकिन नितिन महिमा को देख रहा था। आज नितिन को गए पूरे 3 दिन हो गए थे। अनु बालकनी में बैठी नितिन के आने का इंतजार कर रही थी। जब भी किसी गाड़ी की आवाज़ आती वो दौड़कर गेट तक आती, लेकिन नितिन को ना देखकर वापस उदास होकर बैठ जाती। अचानक ही महिमा ने आकर धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोली, किसका इंतज़ार हो रहा है? अनु ने एक नज़र महिमा को देखकर फिर उदास होते हुए नज़र नीचे कर ली। अरे क्या हुआ? नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर यह उदासी क्यों? महिमा ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। अनु ने एक नज़र महिमा को देखा और फिर वैसे ही उदास होते हुए बोली, तो और क्या करूं? देखो ना महिमा, 3 दिन हो गए हैं नितिन को गए हुए, पर अभी तक आए ही नहीं। आ जाएगा अनु, इतना परेशान क्यों हो रही हो? बहुत सालों के बाद वे लोग गाँव गए हैं, वहाँ पर भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। और फिर आंटी ने बताया भी तो था कि वहाँ कुलदेवी की पूजा भी है। हो सकता है उसी में देर लग रही हो। मैं समझ रही हूँ महिमा, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लेकर भी तो जाया जा सकता था। वाह जी वाह, अभी 3 दिन ही शादी किए हुए और इतनी जल्दी हम लोगों से मन भर गया कि नितिन के बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना घबरा क्यों रही है? आ ही रहा होगा। वो बात नहीं है महिमा, मैं घबरा नहीं रही, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। शादी के बाद ऐसे मुझे छोड़कर चले जाना, मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे नितिन के ऊपर ये शादी ज़बरदस्ती थोपी गई है। वे इस शादी के लिए तैयार तो थे ना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? महिमा थोड़ी असहज होते हुए बोली, अगर नितिन को तुमसे शादी नहीं करनी होती तो वो मना कर सकता था, ज़बरदस्ती शादी क्यों करेगा? नहीं महिमा, मैंने देखा है नितिन इस विवाह को लेकर उतना उत्साहित नहीं थे जितना आमतौर पर लड़के होते हैं। और फिर देखो, शादी के बाद वो मुझे छोड़कर गांव चले गए, उन्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसे कोई करता है क्या? नहीं महिमा, ना जाने क्यों बार बार मेरे मन में अजीब अजीब शंकाएं उठ रही हैं। कुछ नहीं, तुम फालतू की बातें सोचती हो। चलो उठो, सबके बीच में चलकर बैठो तो खुद ब खुद मन सही हो जाएगा। नीचे चलकर देखो सब लोग कितना खुश हैं। माँ पापा बुआ सब लोग तुम्हारी शादी से इतने खुश हैं, और तुम यहाँ मुंह बनाकर बैठी हुई हो, फिर उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हो मुझसे। अभी वो दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। महिमा ने खिड़की से झांक कर देखा और कहा, लो अब बताओ, इतनी देर से तो उल्टे सीधे बातें सोच रही थी, लो आ गया तुम्हारा नितिन। क्या सच? महिमा के ऐसा कहने पर अनु दौड़कर खिड़की के पास आई और नितिन को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा और वो उससे मिलने के लिए जाने के लिए मुड़ी। तब तक महिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे इतनी बावरी ना बनो, थोड़ा अपना चेहरा वगैरह तो सही कर लो। रो रोकर आंखों का काजल धुल गया है, पहले अपना मुंह तो सही कर लो, फिर चलते हैं उससे मिलने। अनु उससे मिलने के लिए उतावली हुई जा रही थी, लेकिन महिमा की बात भी सही थी और ये सोचकर वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई और अपने आप को नितिन के लिए तैयार करने लगी। जब थोड़ी देर बाद मुंह धोकर बाहर आई तो बिल्कुल तरोताज़ा लग रही थी। महिमा ने अपने हाथों से उसे सजाया। अनु बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और बाहर जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन महिमा ने उसे यह कहकर रोक रखा था कि नहीं, जब तक नीचे से कोई बुलाएगा नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो नितिन को लगेगा कि तुम उससे मिलने के लिए बावली हो। और फिर उसे भी तो इंतज़ार करने दो, खुद तो 3 दिन से गायब था। अनु ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रोक रखा था, पर उसके कान नीचे से आने वाली आवाज़ों की तरफ ही लगे हुए थे कि कब उसकी माँ या मामी में से कोई उसे आवाज़ दे और वो दौड़कर अपने नितिन के पास चली जाए। महिमा उसकी बेचैनी को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और उसे लग रहा था कि नितिन के लिए अनु के रूप में उसने जो जीवन साथी चुना बिल्कुल सही चुना। बस नितिन भी इसे इतने ही दिल से अपना ले तो फिर उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। नितिन को आए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों को नीचे नहीं बुलाया गया। पहले तो महिमा ने मजाक में अनु को रोक रखा था, लेकिन अब उसे खुद बेचैनी होने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी आखिर क्या बात हो सकती है। नितिन आया और माँ या बुआ में से किसी ने भी उन दोनों को आवाज़ नहीं दी। अनु ने महिमा की तरफ देखा, उसके चेहरे से भी परेशानी झलक रही थी। अब क्या करें? अनु ने गेट की तरफ देखते हुए कहा, किसी ने भी हमें बुलाया ही नहीं, आखिर कब तक इंतज़ार करना होगा? मुझसे तो और इंतज़ार नहीं होता। महिमा, कम से कम तू तो मेरी परेशानी समझ रही है ना? बताओ, शादी की अभी 3 दिन भी नहीं हुए, ढंग से पति का मुंह भी नहीं देखा और वो है कि नीचे आकर बैठे हैं। ये नहीं कि एक बार आकर कम से कम मुझसे मिल तो लें। और माँ को देखो, उन्हें भी हमारी कोई फिक्र नहीं है। ये नहीं कि नितिन आ गया है तो हमें आवाज़ देकर नीचे ही बुला लें।
नहीं, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, अनु खड़ी होते हुए बोली। मैं तो नीचे जा रही हूँ। महिमा उसकी बेचैनी को समझ रही थी। उसने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, हमें बुलाना तो चाहिए था, मगर क्यों नहीं बुलाया। अच्छा तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये कहती हुई महिमा दरवाजे की तरफ बढ़ी कि अचानक उसे बुआ की ज़ोर से आवाज़ आई, अरे ओ महिमा, ओ अनु बेटा, देख नितिन आ गया। अरे कहाँ हो भाई तुम दोनों, आओ नीचे आओ, इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। अचानक ही बुआ की आवाज़ सुनकर महिमा ने पलटकर अनु की तरफ देखा और खुशी से दोनों की आंखें चमक उठी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लगभग दौड़ती हुई नीचे आ गई। लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते अनु के कदम अपने आप रुक गए। वो एक खंबे के पीछे खड़े होते हुए बोली, महिमा तू जा, मैं यहीं रुकूंगी। यहाँ? लेकिन क्यों? चल वहाँ चलकर बैठते हैं ना। नहीं, वहाँ सभी लोग हैं, सबके बीच में मैं नितिन के पास नहीं बैठ सकती, मुझे शर्म आती है। देखो अभी तक तो बातें करने के लिए मरी जा रही थी और अब जब बात करने का समय मिला तो कहती है मुझे शर्म आ रही है। अजीब लड़की है यार तू भी। नहीं महिमा, तू नहीं समझेगी, जब तेरी शादी होगी तब तुझे पता चलेगा। तू जा उन्हें चाय पानी दे दे, मैं यहीं रुकती हूँ। महिमा मन ही मन बोली, सच कहा अनु तूने, प्यार क्या होता है ये मैं कहाँ समझ पाई। अगर समझी होती तो आज तेरी जगह मैं नितिन की पत्नी होती। और ये सोचते हुए वो रसोई में चली गई और नितिन के लिए पानी और चाय लेकर आई। नितिन ने उसे एक नज़र देखा और फिर नज़र नीचे कर ली। अरे अनु कहाँ है, नीचे नहीं आई क्या? उसे भी बुला लाओ, महिमा की बुआ ने धीरे से कहा। वो वहाँ उस खंबे के पीछे। महिमा ने कनखियों से इशारा किया। महिमा के कहने पर उसकी माँ और बुआ ने पलटकर खंबे की तरफ देखा जहाँ से अनु छुप छुप कर नितिन को देख रही थी। अनु पर नज़र पड़ते ही वो दोनों मुस्कुरा उठी। वे दोनों समझ गई कि अनु सबके सामने नितिन के पास आने से शर्मा रही है। उसके मन की बात को समझते हुए महिमा की माँ ने कहा, दीदी मैं तो छत पर से कपड़े उठाने जा रही हूँ, आप नितिन से बैठकर बातें करिए। अरे देखो तुम्हारी बात से मुझे याद आया, मैंने भी छत पर अपने कपड़े डाल रखे हैं, रुको मैं भी चलती हूँ। ये कहती हुई अनु की माँ भी खड़ी हो गई और महिमा की तरफ देखते हुए बोली, महिमा तुम और अनु मिलकर नितिन के खाने की व्यवस्था करना, तब तक हम लोग कपड़े वगैरह लेकर आते हैं। ये कहती हुई वो दोनों उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे छत की तरफ जाने लगी। अचानक ही महिमा दौड़ती हुई अनु के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, अब चलना, अब तो मैदान साफ है, कोई नहीं है यहाँ। कितनी देर से नितिन अकेला बैठा है और तू यहाँ खंबे के पास खड़ी छुपकर उसे देख रही है। अनु थोड़ा शर्माती हुई आकर नितिन के सामने बैठ गई। नितिन ने एक बार नज़र उठाकर उसे देखा। नज़र मिलते ही दोनों मुस्कुराए। महिमा उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन शायद महिमा के होने की वजह से नितिन उससे कुछ बात नहीं कर रहा था। अचानक महिमा खड़े होते हुए बोली, अच्छा तुम दोनों बातें करो, तब तक मैं नितिन के लिए खाना बनाती हूँ। नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं है, यहीं बैठो। अचानक ही नितिन ने महिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसके इस व्यवहार से महिमा घबरा गई और शायद नितिन भी। नितिन शायद कुछ देर के लिए भूल गया था कि अब उसकी शादी अनु से हो चुकी है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है तुम दोनों बैठो, मुझे भूख नहीं है, हम बैठकर बातें करते हैं। नितिन के ऐसा कहने पर महिमा चुपचाप वहीं बैठ गई। अनु ने उससे माँ, बाबूजी और गांव के बारे में कुछ सवाल किए, जिसका नितिन ने बस हाँ या ना में जवाब दिया। तीनों बात भी कर रहे थे, लेकिन उनके बीच एक गहरी खामोशी भी थी जिसे महिमा महसूस कर रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद महिमा फिर खड़ी हुई और बोली, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बैठकर आराम से बातें करो। और ये कहती हुई अपने कमरे में चली आई। अभी उसे कमरे में आए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि अनु भी उसे अपने कमरे की तरफ आती हुई दिखाई दी। अरे क्या हुआ, तुम उठकर क्यों चली आई? नितिन अकेले बैठा है। नहीं, नितिन नहीं है वहाँ, अनु थोड़ा उदास होते हुए बोली। नहीं है? कहाँ गया? अरे वो दुकान से एक मज़दूर आया था, मामा ने हिसाब किताब की कॉपी मंगाई थी, तो नितिन बोला मैं खुद ही लेकर चला जाता हूँ, मज़दूर के हाथ हिसाब किताब की कॉपी देना उचित नहीं है। और ये बोलकर वो दुकान चले गए, तो मैं वहाँ अकेले बैठकर क्या करती। ये कहती हुई अनु आकर महिमा के बगल में लेट गई। उसके चेहरे पर एक तरफ नितिन से मिलने की खुशी भी थी और दूसरी तरफ नितिन से दूर होने का गम भी, जिसे महिमा अच्छे से महसूस कर रही थी। महिमा अनु की मनोदशा को समझते हुए भी अनजान बनकर धीरे से उसके कानों में बोली, तो क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो रही है? अभी 10 मिनट में नितिन वापस आ जाएगा, फिर जी भरकर उससे बातें कर लेना। पहले तो उसके सामने नहीं जा रही थी और अब उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। अनु ने एक बार महिमा की तरफ देखा और फिर बोली, तू भी ना, चल हट, मुझे परेशान मत कर। और यह कहकर अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। हाँ भाई, अब तो हमसे परेशानी होगी ही, महिमा मुस्कुराते हुए बोली और उठकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन उसे नितिन का आते ही दुकान चले जाना बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी ही धुन में सोचती चली जा रही थी। अनु की बात बिल्कुल सही थी। नितिन को ना जाने क्या हो गया था। ऐसा नहीं था कि महिमा नितिन की मनोदशा से अनजान थी, लेकिन उसे लगता था कि एक बार शादी हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा।
लेकिन शादी होने के बाद नितिन अनु के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, उसे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। न जाने क्यों उसे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो एक जगह खड़ी होकर सोचने लगी, शायद मैंने अनु के साथ बहुत गलत कर दिया। मुझे अनु को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन कैसे कैसे मैं उससे कहती कि जिससे वो प्यार करती है वो मुझसे प्यार करता है। आखिर कैसे कहती, और कहती तो अनु का दिल ना टूट जाता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो अनु बहुत दुखी हो जाती, और हो सकता था उसे इस बात का भी सदमा लग जाता। उसकी तबीयत खराब हो सकती थी। नहीं, मैं फिर से अनु को दुखी नहीं कर सकती। अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो इसे मैं ही सही करूंगी। और ये सोचते हुए महिमा दृढ़ता के साथ अपने मन को मजबूत करते हुए दुकान की तरफ बढ़ चली। टू बी कंटिन्यूड।